दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सिया है। शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि शादी से पहले मेरे मन में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत सारे सवाल थे कि पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, पति कैसा होगा, मुझे वहाँ पर प्यार मिलेगा या नहीं। लेकिन जब मैं पहली बार अपने ससुराल में आई तो मेरी सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो गई। मेरे सास ससुर ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था और जिस तरह से मेरी सास ने मुझे गले लगाकर कहा था कि बेटा, अब ये घर तुम्हारा भी है, उस बात ने मेरे दिल को छू लिया था। मेरे माता पिता ने भी मेरी शादी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे पिता एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर अकाउंट्स मैनेजर के पद पर काम करते थे और उनकी महीने की सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए थी। उनके ऊपर कंपनी के पैसों का पूरा हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी। रोज का कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े रिकॉर्ड रखने, बैंक के कौन से काम पूरे करने हैं और महीने के आखिर में कंपनी के बड़े अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट देनी, ये सब काम वही संभालते थे। काम जिम्मेदारी वाला था, इसलिए उन्हें कई बार देर तक ऑफिस में भी रुकना पड़ता था। लेकिन मेरे पिता अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार थे और कंपनी में उनकी अच्छी इज्जत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारा घर संभाला था और मेरी माँ भी घर को बहुत अच्छे से चलाती थी। इसलिए जब मेरी शादी की बात आई तो दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अपनी बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से सबसे अच्छा देंगे। उन्होंने मुझे बहुत सा सामान दिया था, घर का ज़रूरी सामान दिया था और मेरे नाम पर एक फ्लैट भी दिया था। अगर कभी मुझे शादी के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास अपना सहारा रहे। उस वक्त मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे ऐसा परिवार मिल रहा था जहाँ पैसे से ज़्यादा रिश्तों की कीमत थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के दिन जब मैं लाल जोड़े में तैयार होकर बैठी थी तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बार बार भावुक हो रहे थे। मेरी माँ मेरी नज़र उतार रही थी और मेरे पिता बार बार यही कह रहे थे कि बेटा, हमेशा खुश रहना। उस वक्त मैं भी रो रही थी, क्योंकि एक तरफ मैं अपना घर छोड़ रही थी और दूसरी तरफ मुझे अपनी नई जिंदगी की खुशी भी थी। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास दरवाजे पर मेरे स्वागत के लिए खड़ी थी। उन्होंने आरती की और फिर मुझे अंदर लेकर आई। उस दिन घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन उनके बीच भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान जगह पर आ गई हूँ। सब लोग मुझसे प्यार से बात कर रहे थे। मेरी सास बार बार पूछ रही थी कि बेटा, थक तो नहीं गई, पानी चाहिए तो नहीं। और मेरे ससुर भी मेरे पास आकर बोले कि बेटा, अब तुम बिल्कुल अपने घर जैसा समझना, हमें कभी किसी बात की ज़रूरत हो तो बिना झिझक बताना। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा सुकून आया था। मुझे लगा कि शायद मेरे माता पिता ने मेरे लिए सच में बहुत अच्छा परिवार चुना है। मेरे पति राज भी उस दिन बहुत खुश थे। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे और जब भी हमारी नज़रें मिलती तो मुस्कुरा देते थे। शादी के बाद जब पहली बार मुझे उनसे अकेले में बात करने का मौका मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिया, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगी और अगर कभी मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो मुझे तुरंत बता देना। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई बात मन में रहे। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी सिर्फ एक रिश्ता बनकर न रह जाए, बल्कि हम दोनों अच्छे दोस्त भी बने। और धीरे धीरे वैसा ही होने लगा। राज सच में मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो सुबह दुकान जाने से पहले मुझसे पूछते थे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और अगर मैं कह देती कि शाम को घर आते समय कुछ लेते आना तो वो भी कभी भूलते नहीं थे। उनका अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का छोटा सा बिजनेस था। उनकी एक दुकान थी जहां मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, चार्जर, स्मार्ट वॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती थी। शुरुआत में दुकान छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उसे धीरे धीरे अच्छा बना लिया था। दुकान पर 2 कर्मचारी भी काम करते थे, जो ग्राहकों को सामान दिखाते थे, बिल बनाते थे और बाकी छोटे मोटे काम संभालते थे। लेकिन राज खुद हर चीज़ पर नज़र रखते थे। वो सुबह दुकान खोलने से पहले स्टॉक चेक करते थे, सप्लायर से बात करते थे, नए मोबाइल और दूसरे सामान के रेट पूछते थे।
फिर ग्राहकों से बात करके उन्हें सामान दिखाते थे और शाम को दुकान बंद करने से पहले पूरे दिन का हिसाब देखते थे। उनका सपना था कि एक दिन उनकी दुकान सिर्फ एक दुकान न रहे, बल्कि शहर में उनकी अपनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो और आगे चलकर वो ऑनलाइन भी सामान बेचना शुरू करें। जब वो अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताते थे तो उनकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई देती थी। मैं घंटों उनकी बातें सुनती रहती थी और उन्हें हिम्मत देती थी। मैं कहती थी कि तुम मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारा बिजनेस ज़रूर बड़ा होगा। तो वो हंसकर कहते थे कि अगर तुम मेरा साथ देती रहोगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचती थी कि मुझे इससे अच्छा पति शायद नहीं मिल सकता था। मेरे सास ससुर भी हम दोनों को देखकर बहुत खुश होते थे। मेरी सास अक्सर कहती थी कि राज शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गया है। पहले तो दुकान से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था, लेकिन अब घर आते ही पहले सिया को ढूंढता है। और मैं ये सुनकर शर्म से मुस्कुरा देती थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। मेरे सास ससुर ऊपर वाले हिस्से में रहते थे और हम दोनों नीचे वाले हिस्से में रहते थे, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाती थी। फिर भी हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे, शाम को चाय पीते थे और छुट्टी वाले दिन कभी बाहर घूमने भी चले जाते थे। मेरे ससुर को सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी और मेरी सास को घर के पौधों का बहुत शौक था। मैं धीरे धीरे उनकी पसंद समझने लगी थी और वो भी मेरी पसंद समझने लगी थी। कई बार मैं रसोई में उनके साथ खाना बनाती थी और वो मुझे अपनी पुरानी बातें सुनाती रहती थी। वो मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ जैसा मानने लगी थी। मुझे अपनी माँ की याद आती तो मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लेती थी और फिर अपनी सास के साथ बैठकर काफ़ी देर तक बातें करती थी। शादी के कुछ महीने बहुत जल्दी गुजर गए। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने मायके से इस घर में आई ही नहीं, बल्कि जैसे मैं हमेशा से इसी घर का हिस्सा रही हूँ। राज भी मुझे अक्सर बाहर घुमाने ले जाते थे। कभी हम दोनों फिल्म देखने चले जाते, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते और कभी बस बाइक पर बैठकर शहर के बाहर थोड़ी दूर तक घूमकर आते। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी मिलती थी। एक बार मैंने उनसे कहा कि मुझे नई घड़ी पसंद आ गई है, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब वो दुकान से लौटे तो उनके हाथ में वही घड़ी थी। मैंने पूछा ये क्यों लाए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पसंद थी इसीलिए मैं ले आया। मैंने कहा लेकिन मैंने तो खरीदने के लिए नहीं कहा था। तो वो हंसकर बोले, पत्नी को पसंद की चीज़ देने के लिए उसकी इजाज़त थोड़ी लेनी पड़ती है। उनकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी और उस दिन मुझे अपने पति पर और भी ज़्यादा प्यार आया। समय इसी तरह बीतता गया और हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। मैं घर संभालती थी और वो दुकान संभालते थे, लेकिन शाम होते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर दिन भर की बातें ज़रूर करते थे। अगर दुकान पर किसी ग्राहक से परेशानी हुई होती तो राज मुझे बताते और मैं भी घर में हुई छोटी बड़ी बातें उन्हें बताती थी। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं थी जो हम एक दूसरे से छिपाते हों। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसी मैंने शादी से पहले सोची थी। एक अच्छा पति, प्यार करने वाले सास ससुर और एक ऐसा घर जहां मुझे अपनी जगह मिली हुई थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और हमें पता भी नहीं होता कि जिस समय हम अपनी खुशियों को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, उसी समय कहीं कोई ऐसी बात हमारे लिए रास्ते में खड़ी होती है जो सब कुछ बदल सकती है। शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मुझे अपने ससुराल से इतना प्यार मिला था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बाहर से आई हुई लड़की हूँ। मेरे पिता भी जब कभी मुझसे मिलने आते तो मेरी सास से बहुत खुश होकर कहते कि आपने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया है, और मेरी सास हंसकर कहती कि बेटी आपकी है कहाँ, हमने तो उसे अपनी बेटी बना लिया है। मेरे पिता भी निश्चिंत हो जाते थे। राज का बिजनेस भी अब पहले से अच्छा चलने लगा था। उन्होंने दुकान के पास एक छोटा सा स्टोर और ऑफिस लिया था जहां ज्यादा सामान रखा जाता था, और उन्होंने एक नया कर्मचारी भी रख लिया था। राज दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनका सपना था कि कुछ ही सालों में वो अपनी दूसरी दुकान खोले। मैं उन्हें देखकर खुश होती थी और हमेशा कहती थी कि इतना काम मत किया करो, लेकिन वो कहते थे कि अभी मेहनत कर लूँगा तो आगे तुम्हें आराम दूंगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन यही मेहनत और यही भागदौड़ हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उस दिन भी सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। राज ने नाश्ता किया और दुकान जाने से पहले मुझे कहा कि आज शायद देर हो जाएगी क्योंकि एक बड़े सप्लायर से मीटिंग है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा माथा चूमा और कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गई और फिर वापस अपने काम में लग गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, और जो परिवार मुझे शादी के बाद इतना प्यारा और सुरक्षित लगता था, उसी परिवार में आने वाले दिनों में ऐसी बातें होने वाली थी जो मेरे भरोसे और मेरी खुशियों दोनों को हिला देने वाली थी। शादी से पहले मैं भी जॉब किया करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की एक बड़ी प्राइवेट आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नौकरी शुरू की थी। मेरी सैलरी लगभग 1,10,000 रुपये महीना थी। मेरा काम कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करना, अपनी टीम को काम समझाना, क्लाइंट से मीटिंग करना, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करवाना और सीनियर अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट देना था। मैं एक साथ कई कर्मचारियों की टीम को संभालती थी और काम की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती थी। अपनी मेहनत और अच्छे काम की वजह से मैंने कंपनी में अच्छी पहचान बना ली थी और मेरे सीनियर भी मेरे काम से काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मैं चाहती थी कि शादी के बाद अपना पूरा समय सिर्फ अपने परिवार को दूं और अपने पति और सास ससुर के साथ अच्छे से रहूं। मेरे पति भी अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता था वो मेरे साथ बैठते थे, मुझसे बातें करते थे और मेरा पूरा ख्याल रखते थे। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए उनके लिए उनका परिवार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। घर में मेरी सास भी थी, जो काफ़ी समय से ठीक से बोल नहीं पाती थी। उनकी आवाज़ लगभग चली गई थी और वो किसी से अपनी बात ठीक से नहीं कह पाती थी। इसी वजह से वो ज़्यादातर समय चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी। उन्हें किसी से कुछ मांगने में भी झिझक होती थी और कई बार तो उन्हें कोई परेशानी होती थी, फिर भी वो किसी को आवाज़ नहीं दे पाती थी। मैंने जब उन्हें पहली बार इस तरह देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं उनकी बहू हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूँ। इसलिए मैंने धीरे धीरे उनके पास बैठना शुरू किया। मैं उनके साथ बातें करती, भले ही वो मुझे जवाब आवाज़ में नहीं दे पाती थी, लेकिन मैं उनकी आंखों और इशारों से उनकी बात समझने की कोशिश करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं उनके कमरे में जाती, उनसे पूछती कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, फिर उनके लिए चाय बनाकर ले जाती। अगर उन्हें दवाई लेनी होती तो समय पर दवाई देती और अगर उन्हें कमरे से बाहर आना होता तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आती। शुरू शुरू में तो वो मेरे सामने बहुत संकोच करती थी। शायद उन्हें लगता था कि मैं भी बाकी लोगों की तरह उनकी बात समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने कभी उनके चुप रहने को उनकी कमजोरी नहीं समझा। मैं उनसे लगातार बातें करती रहती थी, कभी अपने बचपन की बातें बताती, कभी अपनी शादी के बारे में बताती और कभी अपने पति की कोई मज़ेदार बात सुनाकर उन्हें हंसाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मेरी सास भी मेरे साथ घुलने मिलने लगी थी। वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब मैं उनके पास बैठती तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती थी। वो मेरे हाथ पर हाथ रख देती थी और मुस्कुराने लगती थी। उनके चेहरे की वो छोटी सी मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं उनके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेटी जैसी बन रही हूँ। मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं उन्हें फिर से आत्मविश्वासी बनाऊंगी और उन्हें ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उनकी आवाज़ चली गई है। मैंने उन्हें छोटे छोटे इशारों से अपनी बात समझाने की आदत डाल दी थी और मैं भी उनके इशारे समझने लगी थी। अगर उन्हें पानी चाहिए होता तो वो अपनी तरफ इशारा करती, अगर उन्हें खाना चाहिए होता तो वो प्लेट की तरफ देखती और अगर उन्हें कहीं जाना होता तो मेरा हाथ पकड़ लेती। मैं उनकी हर बात समझने की कोशिश करती थी और धीरे धीरे हमारे बीच बिना आवाज़ के भी एक रिश्ता बन गया था। कई बार मेरे पति घर आते और देखते कि मैं उनकी माँ के पास बैठी हूँ तो वो मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते कि सिया, तुमने मेरी माँ को बिल्कुल बदल दिया है। पहले मेरी माँ किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अब जब तुम घर पर होती हो तो उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे भी अपनी सास की खुशी में अपनी खुशी दिखाई देती थी। मुझे लगता था कि मैंने नौकरी छोड़कर कोई गलत फैसला नहीं लिया, बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात महसूस होने लगी थी कि मेरी सास के मन में कुछ ऐसा था जो वो मुझसे कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी।
कई बार वो मुझे बहुत ध्यान से देखती और फिर अचानक उदास हो जाती। मैं उनसे पूछती कि माँ क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी, बस मेरी तरफ देखकर चुप हो जाती। मैं सोचती कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनका और ज़्यादा ध्यान रखने लगी। एक दिन दोपहर के समय मैं उनके कमरे में बैठी थी और उनके बाल बना रही थी। तभी उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत ध्यान से देखने लगी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़कर पूछा, माँ क्या हुआ है? आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं क्या? उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गई। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, माँ आप रोइए मत, आप मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं आपकी हर बात समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उनके पास काफ़ी देर तक बैठी रही। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद इस घर में सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी सास की आंखों में कोई ऐसा राज था जिसे वो मेरे सामने लाना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैं उनके पास बैठी रही और मन ही मन सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरी सास मुझे बताना चाहती हैं और क्यों उन्हें इतना डर लग रहा है। उस दिन के बाद मैंने उनकी हर छोटी हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मुझे लगने लगा कि वो जब भी मेरे पति के सामने होती थी तो बहुत ज़्यादा सहमी रहती थी, जबकि मेरे सामने वो थोड़ी सहज रहती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ख्याल रखते थे। फिर भी मेरी सास उन्हें देखकर अचानक चुप हो जाती थी और उनकी आंखों में डर दिखाई देने लगता था। मैंने एक दिन अपने पति से भी इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं बेवजह कोई गलत बात सोच रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी सास का ख्याल रखती रही और यही कोशिश करती रही कि उन्हें अपने घर में सुरक्षित और खुश महसूस हो। कुछ समय के बाद मेरी सास ने इशारों के जरिए मुझे अपनी एक पुरानी अलमारी की तरफ देखने को कहा। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई, तो उन्होंने दोबारा उसी तरफ इशारा किया। मैंने अलमारी खोली, लेकिन उसमें कुछ कपड़े और पुरानी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उनसे पूछा, माँ आपको इसमें कुछ चाहिए क्या? उन्होंने सर हिलाकर मना कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिर चाहती क्या थी। मैं वापस उनके पास आकर बैठ गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी उंगली से जैसे किसी कागज़ की तरफ इशारा किया। मैंने उनसे पूछा, कौन सा कागज़ माँ? लेकिन वो सिर्फ रोने लगी। उस दिन मेरे मन में पहली बार एक डर पैदा हुआ कि शायद मेरी सास के साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में घर में किसी को पता नहीं है और वो किसी तरह मुझे उसके बारे में बताना चाहती हैं। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उनकी बात समझकर रहूंगी, क्योंकि अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी सास नहीं थी, बल्कि मेरी माँ जैसी बन चुकी थी और मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सास के उस डर के पीछे कौन सा सच छिपा था और वो सच आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी को किस तरह बदलने वाला था। और मैंने धीरे धीरे राज के बारे में एक और बात नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि वो मेरे साथ तो काफ़ी अच्छे से बात करता था, लेकिन अपनी माँ के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो अपनी माँ के पास ज़्यादा देर बैठता ही नहीं था और अगर उनकी कोई बात समझ नहीं आती तो वो चिढ़कर वहाँ से उठ जाता था। कई बार मेरी सास उसे कुछ समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान मेरे सामने इतना प्यार से रहता है, वो अपनी माँ के साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करता है। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा था कि राज को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर उसका मूड खराब हो जाता था। अगर घर में उसकी पसंद का खाना नहीं बनता तो वो नाराज़ हो जाता। अगर कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं होती तो वो गुस्सा करने लगता था और कभी कभी तो बिना किसी बड़ी वजह की भी उसका चेहरा गुस्से से भर जाता था। शुरू में मैं ये सोचकर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी कि शायद काम के तनाव की वजह से ऐसा होता होगा, क्योंकि उसका अपना बिजनेस था और दुकान का काम भी काफ़ी था। लेकिन समय बीतने के साथ मुझे समझ आने लगा था कि बात सिर्फ काम के तनाव की नहीं थी, उसके स्वभाव में ही बहुत गुस्सा था। बाहर से देखने पर वो बहुत शांत और अच्छा इंसान लगता था, लेकिन घर के अंदर उसका एक अलग ही रूप दिखाई देता था। वो ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। कभी दुकान पर होता, कभी किसी सप्लायर से मिलने चला जाता और कभी किसी दोस्त के साथ बाहर चला जाता था।
जब मैं उससे पूछती कि आज इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बस इतना कह देता कि काम था और अपनी बात खत्म कर देता था। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में बेवजह कोई बात बढ़े, लेकिन अब मैं उसे धीरे धीरे समझने लगी थी। मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि मेरी सास शायद उससे डरती है और शायद यही वजह थी कि वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती। कई बार जब राज घर में आता था तो मेरी सास बिल्कुल चुप हो जाती थी और उनकी आंखों में वही डर साफ दिखाई देता था जो मैंने पहले भी कई बार देखा था। मैं उनसे पूछती कि माँ, आप राज से डरती हैं क्या? तो वो तुरंत सर हिला देती और बात बदलने की कोशिश करती। मुझे उनकी ये हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैं उस समय कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो अपने ही बेटे के सामने इतनी डरी सहमी रहती हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और मैं अपने घर को संभालती रही। मैं सुबह उठकर घर का काम करती, अपने सास ससुर का ध्यान रखती, फिर राज के लिए खाना तैयार करती और उसके काम पर जाने के बाद अपनी बाकी चीज़ों में लग जाती थी। मैं अपने मायके से मिली जिंदगी को पीछे छोड़कर इस घर को अपना घर मान चुकी थी, इसलिए मैं हर छोटी बात को दिल पर नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगता था कि हर परिवार में कुछ न कुछ परेशानी होती है और समय के साथ सब ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक हमारे घर में ऐसी परेशानी आ गई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस दिन हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। राज भी हमारे साथ ही बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर तक सामने वाले की बात सुनता रहा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना कुछ कहे खाना वहीं छोड़ दिया और जल्दी से खड़ा हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसकी दुकान पर बहुत बड़ी चोरी हो गई। दुकान के कर्मचारियों ने उसे फ़ोन करके बताया था कि दुकान का कुछ महंगा सामान गायब था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोरी कैसे हुई। राज बिना देर किए घर से निकल गया। मैं भी उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं देखता हूँ वहाँ क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन आया तो उसने बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा काफ़ी सामान गायब था। उसने सबसे पहले दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन फुटेज देखकर भी उसे तुरंत कुछ साफ समझ नहीं आया, क्योंकि रात के समय दुकान में घुसने वाला व्यक्ति चेहरा ढककर आया था। राज ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस की टीम भी दुकान पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकान की पूरी जांच की, कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज भी देखी। इस चोरी की वजह से राज को काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि दुकान में मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ था, जिसे चोरी करने वाला अपने साथ ले गया था। राज के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा था, क्योंकि उसका बिजनेस वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और उसने अपनी मेहनत से उसे खड़ा किया था। जब वो रात को घर वापस आया तो उसका चेहरा बहुत परेशान था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मैं उसके पास गई और उसे समझाने लगी कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। पुलिस जांच करेगी और शायद सामान वापस भी मिल जाए। राज ने मेरी बात सुनी, लेकिन वो काफ़ी परेशान था। मैं उस रात देर तक सोचती रही कि मैं उसकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि अगर मैं फिर से नौकरी शुरू कर लूँ तो घर के खर्चे में राज का थोड़ा हाथ बटा सकती हूँ और जो नुकसान हुआ है उसके बाद उसे कुछ सहारा भी मिल जाएगा। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पास अभी भी अपने पुराने ऑफिस के कुछ लोगों के नंबर थे और मुझे भरोसा था कि अगर मैं चाहूँ तो दोबारा नौकरी मिल सकती है। अगले दिन मैंने सबसे पहले राज से इस बारे में बात की। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर सकती हूँ। इससे घर की आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और दुकान में जो नुकसान हुआ है उसे संभालने में भी तुम्हें मदद मिलेगी। राज ने पहले तो मुझे देखा और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि अगर तुम अपनी इच्छा से करना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने माता पिता से भी बात की तो उन्होंने भी मेरा साथ ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो ज़रूर करो और हमें खुशी होगी कि तुम अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो रही हो। मेरे सास ससुर ने भी मुझे मना नहीं किया, बल्कि मेरे ससुर ने कहा कि तुम घर और नौकरी दोनों संभाल सकती हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरी सास तो बोल नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए मेरा साथ दिया। उनके उस छोटे से इशारे ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने तय कर लिया कि मैं अब अपनी नौकरी दोबारा शुरू करूंगी। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी पुरानी कंपनी से बात की और मुझे वहां दोबारा से नौकरी मिल गई। जब मैं पहली बार इतने समय के बाद ऑफिस गई तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम में वापस आने लगी।
मुझे अपना काम पहले से आता था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं दिन में ऑफिस का काम करती और शाम को घर वापस आकर घर का काम संभालती, अपने सास ससुर का ध्यान रखती और राज के लिए खाना बनाती। मैं सुबह जल्दी उठती, घर का ज़रूरी काम करती, फिर ऑफिस जाती और शाम को लौटकर बाकी काम पूरा करती। शुरुआत में मुझे काफ़ी थकान होती थी, लेकिन मैं खुद को समझाती थी कि ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रही हूँ और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी फिर से एक तय तरीके से चलने लगी थी। राज भी अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहा था, पुलिस चोरी की जांच कर रही थी और हम दोनों अपनी तरफ से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में राज के व्यवहार को लेकर जो सवाल पैदा हुए थे, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। क्योंकि मैं जितना उसे समझने की कोशिश करती, उतना ही मुझे लगता कि उसके अंदर कोई ऐसी बात छिपी हुई है जिसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं है। और मेरी सास की आंखों में दिखाई देने वाला डर मुझे बार बार उसी सवाल की तरफ ले जाता था। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मुझे राज के बारे में ऐसा सच पता चलने वाला था, जिसके बाद मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि जिस इंसान को मैं अपना सबसे अच्छा साथी समझकर इस घर में आई थी, वो सच में मेरे लिए उतना ही अच्छा था या नहीं। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। राज ने भी अपनी दुकान का काम दोबारा ठीक से संभालना शुरू कर दिया था। चोरी की वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। मैं भी अपनी नौकरी करने लगी और हर महीने जब मेरी सैलरी आती, तो मैं अपनी ज़रूरत के कुछ पैसे अलग रखकर बाकी पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी। कई बार राज ही मेरे साथ बैंक जाकर पैसे जमा करवा देता था और मुझे लगता था कि हमारे बीच भरोसा है, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माता पिता का भी कभी कभी फ़ोन आ जाता था। मेरे पिताजी अपनी नौकरी की वजह से काफ़ी व्यस्त रहते थे, इसलिए वो ज़्यादा देर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन मेरी माँ मुझे अक्सर फ़ोन करती रहती थी। वो मुझसे पूछती थी कि बेटा, तुम कैसी हो, घर में सब ठीक तो है ना? और मैं हर बार उन्हें यही बताती थी कि माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और राज भी मेरे साथ ठीक रहता है। मैं नौकरी भी कर रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ। मेरी माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश होती थी और कहती थी कि बेटा, हमें बस यही चाहिए कि तुम खुश रहो, तुम्हारे घर में सब तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखे, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उन्हें कभी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें हमेशा यही बताती थी कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और सच कहूँ तो उस समय तक मुझे भी यही लगता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में राज को लेकर कुछ सवाल ज़रूर पैदा होने लगे थे। खासकर उसकी अपनी माँ के साथ रहने का तरीका और उसका अचानक गुस्सा मुझे कई बार परेशान करता था। फिर भी मैं उन बातों को ज़्यादा बड़ा बनाकर नहीं देखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में राज को लेकर एक ऐसा शक पैदा कर दिया जिसे मैं चाहकर भी दूर नहीं कर पाई। वो शाम का वक्त था और मैं ऑफिस से घर वापस आ रही थी। उस दिन सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मेरी गाड़ी काफ़ी देर से एक ही जगह पर फंसी हुई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि आज घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार पर गई। पहले तो मैंने उस कार को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र ड्राइविंग सीट पर गई, मेरे कदम जैसे वहीं रुक गए। कार के अंदर राज बैठा हुआ था और उसके साथ एक लड़की भी बैठी थी। मैं कुछ सेकंड तक उसी तरफ देखती रह गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगी कि ये राज ही है या मैं किसी और को राज समझ रही हूँ। लेकिन जितनी देर मैं देखती रही, उतना ही मेरा यकीन बढ़ता गया कि वो राज ही था। मैं चाहती थी कि तुरंत कार से उतरकर उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि वो लड़की कौन है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और कुछ ही देर में उनकी कार भी दूसरी तरफ से आगे निकल गई। मैं बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। मेरे मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। आखिर राज उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? वो लड़की कौन थी और उसने मुझे कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? क्या वो उसकी कोई दोस्त थी या उसके बिजनेस से जुड़ी कोई लड़की थी या फिर कुछ और बात थी? मैं पूरे रास्ते इसी सोच में उलझी रही। घर पहुंचने के बाद भी मेरे चेहरे से परेशानी साफ दिखाई दे रही थी।
मेरी सास ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वो समझना चाहती हूँ कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें भी कुछ नहीं बता पाई। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और राज के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद राज घर आया तो मैंने उसे देखा, लेकिन उस समय मेरे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे सीधे पूछूं या पहले खुद ही कुछ पता करने की कोशिश करूं। आखिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि आज तुम कहाँ गए थे? राज ने मेरी तरफ देखा और बहुत सामान्य तरीके से कहा कि मैं दुकान पर था और फिर एक मीटिंग थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम आज किसी लड़की के साथ नहीं थे? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहने लगा, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। तुम कार में एक लड़की के साथ बैठे थे। उसकी बात सुनते ही वो गुस्सा करने लगा और बोला कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पूरा दिन काम में व्यस्त था और तुमने शायद किसी और को मेरे जैसा समझ लिया होगा। मैंने कहा, राज, मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख रही थी। लेकिन वो मेरी बात सुनने के बजाय और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने कहा कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ में गुस्सा था और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भी उस समय चुप हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। मैंने धीरे से कहा कि नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ वो पूछ रही हूँ जो मैंने देखा। लेकिन उसने फिर कहा कि तुम्हारा वहम है और तुम्हें ऐसी बातें अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसकी बात सुन ली, लेकिन मेरे मन को उसका जवाब बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर सच में वो किसी लड़की के साथ नहीं था, तो फिर मैंने किसे देखा था? और अगर वो लड़की सिर्फ कोई जान पहचान वाली थी, तो उसने उसका नाम बताने में इतनी परेशानी क्यों की? मुझे समझ नहीं आया कि राज मेरी बात को इतना जल्दी झूठ क्यों बता रहा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी। राज कार में बैठा हुआ था और उसके बगल में वो लड़की बैठी थी। मैं बार बार खुद से कह रही थी कि शायद सच में मेरा वहम हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे पहली बार लगा कि शायद राज मुझसे कोई बात छिपा रहा है। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद भी मेरा ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। मैं बार बार अपना फ़ोन देखती और सोचती कि राज से कुछ पूछूं, लेकिन फिर मुझे लगता कि अगर मैंने बार बार सवाल किए तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैंने अपने मन को समझाया कि शायद वो लड़की सच में उसकी कोई जान पहचान वाली होगी और उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं बेवजह सवाल करने लगूंगी। लेकिन फिर मेरे मन में दूसरी बातें आती कि अगर ऐसा ही था तो वो सीधे सीधे उसका नाम क्यों नहीं बता देता। उसी दिन दोपहर में मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ थोड़ी परेशान लग रही है। मैंने तुरंत अपनी आवाज़ ठीक की और कहा कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा है। माँ ने कहा, ज़्यादा काम मत किया करो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। और मैंने उनसे भी उस लड़की वाली बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ बेवजह परेशान हो। मैं खुद ही इस बात को समझना चाहती थी। लेकिन उस दिन से मैंने राज की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो फ़ोन पर किससे बात करता है, कितनी देर बात करता है, कब दुकान जाता है और कब वापस आता है। मैं ये सब जानने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं सीधे उससे सवाल नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने बिना किसी सबूत के उस पर शक किया तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। मेरी सास भी मुझे कई बार चुपचाप देखती रहती थी, जैसे वो मेरे मन की परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। एक शाम जब मैं उनके पास बैठी थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखने लगी। उनकी आंखों में वही डर था जो मैंने पहले भी देखा था। मैंने उनसे पूछा, माँ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने सर झुका लिया। मैं समझ गई कि उनके मन में भी कोई बात है, लेकिन वो मुझे बता नहीं पा रही हैं। उस समय मुझे पहली बार लगा कि शायद राज के बारे में मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, वो सिर्फ मेरा वहम नहीं है। शायद इस घर में कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, और मेरी सास शायद उस सच को जानती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो अपनी बात मुझे बता नहीं सकती थी। मैं उस रात देर तक सोचती रही कि आखिर राज के साथ उस लड़की का क्या रिश्ता है और मेरी सास मुझसे क्या छिपाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में आने वाला सच मेरी पूरी सोच बदलने वाला था, और अब मुझे सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। मुझे पहले सच का पता लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो
और हो सकता है मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दिया था उसके पीछे कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता था। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने ऑफिस की तरफ से 2 दिन के लिए शहर से बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था। मेरे बॉस के साथ कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी और कंपनी के एक बड़े क्लाइंट से भी मुलाकात होनी थी। इसलिए मैंने घर आकर राज से इस बारे में बात की तो उसने कहा ठीक है, तुम चली जाओ, काम ज़रूरी है और वैसे भी मैं अपनी दुकान के काम में व्यस्त रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने कपड़े और ज़रूरी सामान पैक किया और अगले दिन सुबह मैं बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर चली गई। जाते समय मैंने अपनी सास ससुर से भी कहा कि आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मेरी सास ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जाने का इशारा किया। मैं उनके पास झुककर बोली, माँ आप चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और फिर मैं वहां से निकल गई। उन 2 दिनों में मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर था। मीटिंग्स काफ़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैं दिन भर व्यस्त रहती थी। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता मैं अपने घर के बारे में सोचती थी। मुझे लगता था कि बस 2 दिन की बात है, फिर मैं घर वापस जाऊंगी और सबके साथ बैठकर बातें करूंगी। राज से भी बात होती रही, लेकिन उसकी बातें काफ़ी छोटी होती थी। कभी वो कहता कि मैं दुकान पर हूँ, कभी कहता कि मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ। मैं भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपनी बिजनेस ट्रिप पूरी करके आराम से घर वापस जाऊं। मेरे मन में एक और भी बात चल रही थी। मैं सोच रही थी कि इस बार मैं घर वालों को अपने आने की खबर नहीं दूंगी और अचानक घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगी। मुझे लगा था कि मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश होंगी और राज भी मुझे देखकर खुश होगा। मैंने अपने आने के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने राज को भी नहीं बताया कि मैं किस समय वापस पहुंचने वाली हूँ। 2 दिन पूरे होने के बाद मैं अपना काम खत्म करके वापस शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मेरे मन में घर जाने की खुशी थी। मैं सोच रही थी कि घर पहुंचकर पहले अपनी सास के पास जाऊंगी, उनके साथ बैठूंगी और फिर राज को अचानक सामने देखकर उसे चौंका दूंगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचने के बाद जो कुछ भी मैं देखने वाली थी उससे मेरी पूरी जिंदगी की सोच बदलने वाली थी। रात का वक्त था। जब मैं घर पहुंची मैंने बाहर से ही देखा कि घर में बिल्कुल शांति थी। मैंने सोचा शायद सब लोग सो चुके होंगे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। घर में कोई आवाज़ नहीं थी, न टीवी चल रहा था, न किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। पूरा घर जैसे बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे मन में उस समय भी यही था कि शायद राज सो गया होगा और मैं उसे अचानक जगाकर सरप्राइज दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। मेरे कमरे के अंदर वही लड़की बैठी हुई थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले राज की कार में देखा था। मैं उसे देखते ही कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ और वो लड़की मेरे कमरे में क्यों बैठी है। वो मुझे देखकर अचानक उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पूरे कमरे को देखा और मेरे मन में एक साथ बहुत सारे सवाल आने लगे। तभी मैंने जोर से राज को आवाज़ लगाई, राज राज कहाँ हो। मेरी आवाज़ सुनते ही कुछ ही पल के बाद राज वॉशरूम से बाहर आया। मुझे सामने देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो कुछ पल तक मेरी तरफ देखता रहा और मैं उसे देखती रही। फिर मैंने सीधे उससे पूछा कि ये लड़की कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी आवाज़ में गुस्सा भी था और दुख भी। राज ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और कहा, सिया तुम गलत समझ रही हो। ये मेरी दोस्त है। ये शहर में किसी काम से आई थी और बस मिलने के लिए यहाँ आई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो राज। मैंने इस लड़की को पहले भी तुम्हारे साथ देखा है और उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मैंने किसी और को तुम्हारे जैसा समझ लिया। और आज तो ये लड़की मेरे कमरे में बैठी है। अब तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? राज ने कहा, तुम बेवजह बात को बड़ा बना रही हो। मैंने कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये लड़की मेरे कमरे में क्यों बैठी है और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो मेरी बात का सीधा जवाब देने के बजाय गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि तुम हर बात पर शक करने लगती हो। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र घर के दूसरे कमरों की तरफ गई। मुझे याद आया कि घर में मेरे सास ससुर भी हैं। मैंने तुरंत पूछा, माँ और पिताजी कहाँ हैं? राज ने कहा, वो अपने कमरे में है। मैंने बिना कुछ बोले उनके कमरे की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास और ससुर दोनों कमरे के अंदर बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी सास मुझे देखते ही रोने लगी।
मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर पूछा, माँ क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? मैंने उनसे पूछा कि घर में क्या हो रहा है, राज मेरे साथ क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है? लेकिन मेरी सास अपनी आवाज न होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस रोती रही और बार बार मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ने जैसी कोशिश करने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ आप मुझे इशारे से ही सही, लेकिन बताइए आखिर क्या हुआ है? मेरे ससुर भी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, पिताजी आप मुझे बताइए क्या बात है? लेकिन वो भी कुछ देर चुप रहे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो राज नाराज हो जाएगा। उसी वक्त मेरे मन में बहुत बुरा ख्याल आया। मुझे लगा कि शायद राज के बारे में जो शक मुझे पिछले कई दिनों से हो रहा था वो सच था। मैं अपने कमरे में वापस आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की का नाम प्रिया था और राज कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिस इंसान पर इतना भरोसा करती थी, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? मैं उसके लिए अपनी नौकरी दोबारा कर रही थी, घर संभाल रही थी, उसकी परेशानी में उसका साथ दे रही थी, उसकी माँ का ख्याल रख रही थी और वो मेरे पीछे क्या कर रहा था? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने राज की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मैंने तुम्हारे बिजनेस में मदद करने के लिए अपनी नौकरी तक दोबारा शुरू की और तुमने मुझे ही धोखा दिया। राज कुछ बोलने लगा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने कहा, अभी मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, पहले मुझे सच जानना है। मैं उस लड़की की तरफ मुड़ी और उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो लड़की चुप रही और नीचे देखने लगी। उसकी चुप्पी ने मेरे मन का डर और बढ़ा दिया। मैंने फिर उससे पूछा, अगर तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो तो मेरे घर में और मेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। राज ने बीच में कहा, बस करो सिया। मैंने कहा, नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब आज मिलना चाहिए। तभी मेरी नज़र मेरी सास पर गई। वो अभी भी रो रही थी और मुझे देखकर बार बार जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप इस लड़की को पहले से जानती हैं? मेरी सास ने धीरे से सर हिलाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ राज और उस लड़की की बात नहीं है, बल्कि मेरी सास भी सच के बारे में सब कुछ जानती है। मैं उनके पास बैठी रही और बार बार उनसे इशारे में पूछती रही, लेकिन वो अपनी बात बता नहीं पा रही थी। मेरे ससुर ने भी अपना सर झुका लिया था और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर की हर दीवार मुझे कोई ऐसी बात बताना चाहती है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी। राज लगातार मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई बात सच नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस इंसान ने पहले मुझे कार वाली बात पर झूठ कहा था, वही आज मेरे कमरे में उसी लड़की के साथ पकड़ा गया था। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। मैं अपने माता पिता को फ़ोन करके भी कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो वो टूट जाएंगे। मैं बस अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और उनकी आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर मेरे मन में एक ही बात आई कि शायद वो मुझे बहुत कुछ ज़रूरी बताना चाहती हैं और शायद वो बात राज से जुड़ी हुई है। मैं उनकी आंखों में देखते हुए बस यही सोच रही थी कि आखिर मेरी सास इतने दिनों से किस सच को अपने अंदर छिपाकर बैठी है और क्यों वो राज के सामने हमेशा इतनी डरी सहमी हुई रहती हैं। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिस धोखे को मैं सिर्फ अपने पति की बेवफाई समझ रही हूँ, उसके पीछे इससे भी बड़ी कोई बात छिपी हुई है। और अब मुझे हर हाल में उस सच को जानना था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी और के झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ सकती थी। और फिर मेरे ससुर ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बहुत दुखी होकर मुझसे कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर हम तुम्हें पहले ही राज की सच्चाई बता देते तो शायद आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि राज हमारा सगा बेटा नहीं है, हम दोनों ने उसे बहुत छोटा था तभी गोद लिया था
और उसके बाद से हमने अपने बेटे की तरह उसे पाला। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी हर ज़रूरत तक हमने पूरी की। हमने कभी उसे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो हमारा अपना बेटा नहीं है। हमने उसकी ज़िंदगी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब वो बड़ा हुआ तो हमने उसके लिए दुकान भी खुलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन पता नहीं समय के साथ उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया कि उसे अपने ही माँ बाप की कोई कदर नहीं रही। अब जब हम दोनों बूढ़े हो गए थे और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो वो अपनी माँ से ठीक से बात तक नहीं करता था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता था और कई बार तो ऐसी बातें बोल देता था जिनसे एक माँ का दिल टूट जाए। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारी कभी नहीं सुनी। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, हमें तुम्हारे लिए भी बहुत दुख है, क्योंकि हमने राज को तुम्हारे साथ शादी करने से पहले बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी थी। दरअसल उसे तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी कमाई के बारे में पहले से पता था। उसे मालूम था कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो और एक बड़ी प्राइवेट आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी करती हो और अच्छी खासी कमाई करती हो। उसने तुम्हें पसंद करने का नाटक किया और फिर तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। हमने उससे कहा था कि शादी सिर्फ पैसे के लिए मत करना, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गए थे, तब उसने सबके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश की थी। वो तुम्हारे माता पिता के सामने बहुत अच्छे से बात करता था और तुम्हें भी ऐसा ही लगा कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया। लेकिन हमें उसकी असली सोच पता थी और फिर शादी के बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी दुकान में चोरी होने का जो नाटक किया था, वो भी उसी की चाल थी। दुकान में असल में कोई चोरी नहीं हुई थी। उसने खुद कुछ लोगों की मदद से वो झूठा ड्रामा करवाया था ताकि तुम्हें लगे कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और तुम उसकी मदद करने के लिए दोबारा से नौकरी शुरू कर दो। और वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। तुमने उसकी परेशानी देखकर अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दी। तुम दिन रात मेहनत करती रही, घर भी संभालती रही और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसके भरोसे पर उसके खाते में भेजती रही। लेकिन वो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाता रहा और दूसरी तरफ किसी दूसरी लड़की के साथ भी उसका रिश्ता चल रहा था। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को मैंने अपना पति मानकर उस पर अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया था, वो मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। मेरे ससुर की बातें सुनते सुनते मेरे अंदर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और साथ ही मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने तो उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। मैंने अपनी नौकरी दोबारा सिर्फ इसलिए शुरू की थी ताकि उसका काम संभल सके। मैंने उसके घर की जिम्मेदारी निभाई, उसकी माँ का ख्याल रखा, उसके पिता का सम्मान किया और हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। लेकिन उसने मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझ लिया था। मेरे ससुर ने आगे कहा कि हमें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हम तुम्हें पहले नहीं बता पाए। हम जानते थे कि राज का व्यवहार सही नहीं है, लेकिन हम डरते रहे कि कहीं वो हमें भी छोड़कर ना चला जाए और इसी डर में हमने तुम्हें भी सच्चाई नहीं बताई। आज हमें समझ आ रहा है कि हमारी चुप्पी की वजह से तुम्हें इतना बड़ा धोखा सहना पड़ा। उनकी बात सुनकर मेरी सास भी रोने लगी और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं उनसे नाराज भी नहीं हो पाई। मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, माँ, आप रोइए मत। आपने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। आपने तो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी सास ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया और मैं भी उनके साथ रोने लगी। लेकिन मेरे मन में अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि मैं राज के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैंने उसी वक्त अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पिता मेरी आवाज़ सुनते ही समझ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना कहा, बेटा, तुम वहीं रहो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ ही समय के बाद मेरे पिता मुझे लेने घर आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। मैं उनके गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो इंसान तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं था, उससे दूर होना ही सही फैसला है। मैं अपने पिता के साथ घर से निकलने लगी तो राज भी मेरे सामने आ गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा कि सिया, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन अब मेरे पास उसकी कोई बात सुनने की वजह नहीं थी। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैंने तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने उस भरोसे की कीमत नहीं समझी। तुमने मुझसे शादी मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी नौकरी और मेरी कमाई के लिए की। तुमने अपनी दुकान की चोरी तक का नाटक किया ताकि मैं दोबारा नौकरी शुरू करूं और तुम मेरे पैसे अपने पास रखते रहे और ऊपर से तुम किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता भी चला रहे थे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
राज कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मैं उसकी किसी बात में नहीं आई। मैंने अपने पिता के साथ घर छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में मैंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने तलाक लेने का फैसला किया और अपने पैसों के मामले में भी पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जब मैं बैंक गई तो मुझे वहाँ एक और बड़ा झटका लगा। मुझे पता चला कि मेरे बैंक खाते से मेरे पैसे निकाले गए थे और ये सब मेरी जानकारी के बिना हुआ था। मैं समझ गई थी कि इसके पीछे भी राज का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि मेरे खाते और पैसों से जुड़ी कई बातें वो पहले से जानता था। मैंने बैंक में तुरंत अपनी सुरक्षा से जुड़ी सारी चीज़ें बदलवाईं और फिर ज़रूरी कागज़ और रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए। मैंने अपने पिता की मदद से सारी जानकारी अपने वकील को दी और मामला आगे बढ़ाया गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि राज ने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया था और मेरे पैसों के साथ भी गलत किया था। मैंने अदालत के ज़रिए अपने पैसों को वापस पाने की कोशिश शुरू की और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, उसका पूरा सच सामने रखा। कोई जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद मेरे पैसे वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ और आखिरकार मुझे राज से तलाक भी मिल गया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और पैसों से जुड़ी गलत हरकतों के मामले में कानूनी कार्रवाई हुई और उसे भी सज़ा मिली। जिस दिन मेरा तलाक हुआ उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं दुखी ज़रूर थी, क्योंकि मेरी शादी और मेरा भरोसा दोनों टूट चुके थे, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि अब मैं उस इंसान के साथ नहीं थी जिसने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया था। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देना शुरू किया और अपने माता-पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन राज के माता-पिता को मैं अपने दिल से कभी गलत नहीं मान पाई, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ शादी के बाद हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना था। उनकी गलती सिर्फ़ इतनी थी कि उन्होंने राज की सच्चाई समय पर मुझे नहीं बताई, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों ने मुझे कभी अपनी बहू जैसा नहीं महसूस होने दिया, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप दोनों को मेरी वजह से किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समय समय पर उनसे मिलने जाती थी, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाती थी और उनकी तबीयत का भी ध्यान रखती थी। मेरी सास जब मुझे देखती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वो मेरा हाथ पकड़कर कहती कि बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत होने दिया, लेकिन तुम फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही हो। मैं उनसे बस इतना कहती थी कि माँ, आपने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, इसलिए मैं आपको राज की गलती की सज़ा नहीं दूंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मेरी ज़िंदगी भी पहले से बेहतर होने लगी। मैंने अपनी नौकरी में फिर से पूरी मेहनत शुरू कर दी और कुछ समय के बाद मुझे अपनी मेहनत का अच्छा नतीजा भी मिलने लगा। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बहुत ज़रूरी सबक सीखा था कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों न लगे। प्यार और भरोसा अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी समझ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी इंसान सामने वाले को इतना अपना मान लेता है कि उसकी गलतियां भी दिखाई नहीं देती और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म नहीं होने दिया। मैंने अपने दर्द से सीख लिया और आगे बढ़ना शुरू किया। अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार थी, पहले से ज़्यादा मजबूत थी और मुझे ये भी समझ आ गया था कि किसी रिश्ते की असली कीमत पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सम्मान से होती है। और मैंने खुद से वादा किया कि अब अपनी ज़िंदगी में मैं किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करूँगी और अपने फैसले हमेशा अपनी समझ से लूँगी, क्योंकि उस पूरे सफ़र ने मुझे यही सिखाया था कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत रखे तो अपनी ज़िंदगी को फिर से संभाल सकता है और अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।